आप सुन रहे हैं एन इंडियन पिलग्रिम एन अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी। लेखक सुभाष चंद्र बोस। ये कहानी है एक भारतीय तीर्थयात्री की जो सुभाष चंद्र बोस के नाम से विख्यात हुआ। ये उनकी आत्मकथा का वह अधूरा भाग है जिसे उन्होंने एन इंडियन पिलग्रिम का नाम दिया था। यह वृत्तांत 1897 में उनके जन्म से लेकर 1921 तक के उन 24 वर्षों को समेटे हुए है, जब वो एक ऐसे चौराहे पर खड़े थे जहां एक और फूलों से बिछा राजमार्ग था जो आराम, विलास और सरकारी सम्मान देता था, और दूसरी ओर कांटों भरा रास्ता जो केवल रक्त, पसीना और आंसू देने का वादा करता था। ये कहानी उसी संघर्ष की है जो उनके भीतर एक दशक पहले ही शुरू हो गया था, जब वो मात्र 5 वर्ष के थे। बात 1997 की है। 23 जनवरी शनिवार का दिन था। उड़ीसा के कटक शहर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में सुभाष का जन्म हुआ। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक सफल वकील थे जो महीनगर के बोस परिवार से थे, और माता प्रभावती देवी कलकत्ता के हटखोला के दत्त परिवार से थीं। वह अपने माता पिता की 9वीं संतान और छठे पुत्र थे। उन दिनों कलकत्ता से कटक की यात्रा आज की तरह सरल नहीं थी। रातों रात ट्रेन से पहुंचने का सुख नहीं था, बल्कि नदियों और नहरों से होकर समुद्र के रास्ते जाना पड़ता था, जहां लहरों और तूफानों का सामना करना पड़ता था। सुभाष ने अपनी मां से बचपन में यात्रा की कष्टों की कहानियां सुनी थीं, जिसमें जहाज के हिलने डुलने का दृश्य उनके मन में कभी न जाने की इच्छा पैदा करता था। लेकिन उनके पिता में वो साहस था जिसने उन्हें घर छोड़कर दूर जाकर अपनी किस्मत आजमाने के लिए प्रेरित किया। कटक शहर, जिसकी आबादी तब 20,000 के आसपास थी, कई मायनों में महत्वपूर्ण था। ये कलिंग के प्राचीन हिंदू राजाओं की राजधानी रहा था, और पुरी, कोणार्क, भुवनेश्वर जैसे तीर्थस्थलों के कारण इसकी अपनी गरिमा थी। सुभाष का परिवार अमीर नहीं था, लेकिन संपन्न मध्यम वर्ग में आता था। उन्होंने कभी गरीबी का दंश नहीं झेला था, लेकिन साथ ही उस विलासिता का भी स्पर्श नहीं हुआ था जो कई प्रतिभाशाली युवाओं का सर्वनाश कर देती है। वह अपने को एक साधारण परिश्रमी बालक मानते थे, जिसमें कोई जन्मजात प्रतिभा तो नहीं थी, लेकिन परिश्रम और अच्छे व्यवहार में उनका विश्वास था। एक बड़े परिवार का सदस्य होना अपने आप में एक चुनौती थी। व्यक्तिगत ध्यान नहीं मिलता था, व्यक्तित्व का विकास भीड़ में दब सा जाता था। लेकिन इसका लाभ यह था कि स्वार्थ और कोणीयता समाप्त हो जाती थी। सुभाष बचपन से ही न केवल भाई बहनों के बीच, बल्कि चाचा चचेरे भाइयों के बीच भी रहे थे। उनके घर के दरवाजे दूर दराज के रिश्तेदारों और यहाँ तक कि शहर में आने वाले किसी भी सम्मानित व्यक्ति के लिए हमेशा खुले रहते थे। उनके घर की विशालता केवल परिवार के सदस्यों के कारण नहीं थी, बल्कि आश्रितों, नौकर चाकरों और यहाँ तक कि पशु पक्षियों, गाय, घोड़े, बकरी, हिरन, मोर, मुंगुस के कारण भी थी। नौकरों का अपना एक संस्थान था, और उनमें से कुछ तो सुभाष के जन्म से बहुत पहले से ही परिवार में सेवारत थे। सुभाष के परिवार का इतिहास करीब 27 पीढ़ी पीछे तक जाता है। वे कायस्थ जाति थे। उनके पूर्वज दशरथ बोस के वंशज थे। 11वीं पीढ़ी में महिपति हुए, जो अत्यंत प्रतिभाशाली थे, और बंगाल के तत्कालीन राजा जो मुस्लिम थे कि मंत्री बने। राजा ने उन्हें सुबुद्धि खान की उपाधि दी और एक जागीर प्रदान की। महिपति के 10 पुत्रों में से चौथे ईशान खान भी दरबार में प्रतिष्ठित हुए। उनके पुत्र गोपीनाथ बोस ने सुल्तान हुसैन शाह के यहाँ वित्त मंत्री और नौसेना कमांडर का पद संभाला और पुरंदर खान की उपाधि पाई। पुरंदर ने कायस्थों में कुलीन और मौलिक विवाह की प्रथा में एक नई रस्म डाली, जिससे अत्यधिक अंतः विवाह से उत्पन्न होने वाली समस्या से बचाव हुआ। वह एक साहित्यकार भी थे, और उनकी गणना पदावली के रचयिताओं में होती थी। समय के साथ हुगली नदी ने अपना मार्ग बदल दिया, जिससे गांवों की सेहत और समृद्धि दोनों पर असर पड़ा। महामारियां फैली और लोगों का पलायन शुरू हो गया। बोस परिवार की एक शाखा कोडालिया गांव में चली गई। 19वीं सदी की शुरुआत में इस क्षेत्र में सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ। पंडित आनंद चंद्र, वेदांत वागेश, द्वारकानाथ विद्याभूषण, शिवनाथ शास्त्री, भारत चंद्र शिरोमणि जैसे विद्वान हुए। कलाकारों में काली कुमार चक्रवर्ती और संगीतकारों में अघोर चक्रवर्ती व काली प्रसाद बोस प्रसिद्ध हुए। बाद में इस क्षेत्र ने राष्ट्रीय आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुभाष के दादा हरनाथ वैष्णव थे, और उन्होंने दुर्गा पूजा में बलि की प्रथा बंद करवा दी। उनके 4 पुत्र थे, जगन्नाथ, केदारनाथ, देवेंद्रनाथ और सुभाष के पिता जानकीनाथ। जानकीनाथ का जन्म 1860 में हुआ, और उन्होंने मैट्रिक के बाद सेंट जेवियर्स कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ाई की। फिर उन्होंने कटक जाकर रेवेंशा कॉलेज से स्नातक किया और कलकत्ता से कानून की डिग्री ली। 1885 में वे कटक में वकालत करने लगे। 1901 में वे कटक नगर पालिका के पहले गैर सरकारी अध्यक्ष चुने गए। 1912 में वे बंगाल विधान परिषद के सदस्य बने और राय बहादुर की उपाधि पाई। लेकिन 1930 में उन्होंने सरकार की दमनकारी नीति के विरोध में यह उपाधि लौटा दी। सुभाष की माता प्रभावती काशीनाथ दत्त की पोती थीं। काशीनाथ दत्त जार्डिन, स्किनर एंड कंपनी में उच्च पद पर थे, और उन्होंने बैरकपुर में एक भव्य घर बनवाया था।
सुभाष के नाना गंगानारायण दत्त ने सुभाष के पिता की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के बाद ही अपनी बड़ी बेटी का विवाह उनसे किया। सुभाष के माता पिता के 8 पुत्र और 6 पुत्रियां थीं, जिनमें से 9, 7 पुत्र और 2 पुत्रियां अभी जीवित थीं जब यह आत्मकथा लिखी जा रही थी। सुभाष लिखते हैं कि ब्रिटिश शासन के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज में जो परिवर्तन आया उसकी कल्पना करना आज कठिन है। बंगाल पहला प्रांत था जहां ब्रिटिश शासन आया। स्वदेशी सरकार के पतन के साथ उससे जुड़ा सामंत वर्ग नष्ट हो गया और उसकी जगह एक नए वर्ग ने ले ली जो अंग्रेजों के साथ सहयोग करने को तैयार था। यह नया अभिजात वर्ग 3 प्रकार का था: जमींदार, वकील और सिविल सेवक और व्यापारी। ये सभी ब्रिटिश शासन की देन थे। इस दौर में सबसे प्रमुख व्यक्तित्व राजा राममोहन राय थे, जिन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। उनके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन आए। इन सबका प्रभाव सुभाष के पिता भी पड़ा। केशव चंद्र सेन के चित्र सुभाष के घर की दीवारों पर शोभायमान रहते थे, लेकिन उस दौर में राजनीतिक रूप से देश मरा हुआ था। केशव चंद्र और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे महान व्यक्ति भी सरकार विरोधी नहीं थे। वे अंग्रेजों के आगमन को ईश्वरीय विधान मानते थे। ये संक्रमण काल था, राजनीतिक अपरिपक्वता का काल। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और तब जनता में राजनीतिक चेतना जागी। अब नैतिकता को राजनीति से अलग करना संभव नहीं रह गया। सुभाष लिखते हैं कि उन्होंने भी वह अवस्था देखी जब वे सोचते थे कि राजनीति से दूर रहकर नैतिक विकास संभव है, लेकिन बाद में उन्हें विश्वास हो गया कि जीवन एक संपूर्ण है। सुभाष की शिक्षा की कहानी उनके 5वें जन्मदिन के करीब शुरू होती है। जनवरी 1902 में उन्हें बताया गया कि उन्हें स्कूल भेजा जाएगा। जब वे अपने बड़े भाई बहनों को प्रतिदिन स्कूल जाते देखते थे और खुद को पीछे छूटता पाते थे, तो ये एक कष्टदायक अनुभव था, इसलिए वे बहुत खुश हुए। लेकिन उस पहले दिन की सुबह जब वे तैयार होकर गाड़ी की ओर दौड़े, तो वह फिसल कर गिर पड़े और उनके सिर पर पट्टी बांधनी पड़ी। उन्हें बिस्तर पर रहने का आदेश मिला और गाड़ी के पहियों की आवाज दूर होती चली गई। अगले दिन वे स्कूल गए। ये एक मिशनरी स्कूल था जो मुख्य रूप से यूरोपीय और एंग्लो इंडियन बच्चों के लिए था, जिसमें भारतीयों के लिए केवल 15% सीटें थीं। सुभाष को उस समय सिर्फ अंग्रेजी वर्णमाला आती थी। उन्हें याद है कि एक बार उन्होंने अपने अध्यापक से अंग्रेजी में बात करने का प्रयास करते हुए कहा था। राणेंद्र मोत आई शोर और उन्हें लगा कि उन्होंने अंग्रेजी बोल दी। उनके अध्यापक एंग्लो इंडियन थे, जिनमें अधिकतर महिलाएं थीं। प्रधानाध्यापक और प्रधानाध्यापिका मिस्टर और मिसेस यंग इंग्लैंड से आए थे। मिस्टर यंग डंडे का प्रयोग करने में बहुत उदार थे, इसलिए डर के साथ सम्मान मिला जुला था। लेकिन मिस सारा लॉरेंस, जो शिशु कक्ष में उनकी पहली अध्यापिका थीं, उन्हें बहुत प्रिय लगती थीं। वह बच्चों के मन की सहानुभूति से समझती थीं। स्कूल अंग्रेजी मॉडल पर चलता था। वहाँ पढ़ाई के अलावा शिष्टाचार, सफाई, समय की पाबंदी पर जोर दिया जाता था। बाइबल पढ़ाने पर बहुत जोर था, लेकिन वह अरुचिकर तरीके से पढ़ाई जाती थी। पाठ्यक्रम इस तरह बना था कि बच्चे मानसिक रूप से जितना संभव हो अंग्रेज बन जाए। वे ब्रिटेन का भूगोल और इतिहास तो खूब पढ़ते, लेकिन भारत के बारे में बहुत कम। उन्हें लैटिन के विभक्ति रूप बोनस, बोना, बोनम सिखाए जाते थे, लेकिन संस्कृत के गजाह, गजो, गजाह स्कूल छोड़ने के बाद कोई भारतीय भाषा नहीं सिखाई जाती थी, इसलिए उन्होंने अपनी मातृभाषा बंगला की पूरी तरह उपेक्षा कर दी। फिर भी शुरुआती वर्षों में वे खुश थे। खेलों पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना एक अंग्रेजी स्कूल में होना चाहिए था, क्योंकि प्रधानाध्यापक स्वयं खिलाड़ी नहीं थे। वह एक कठोर अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। प्रगति रिपोर्ट में विषयों के अलावा आचरण, शिष्टाचार, सफाई और समय की पाबंदी के भी अंक दिए जाते थे। मिस्टर यंग की कई विचित्रताएं थीं। वह सर्दी से बहुत संवेदनशील थे और गर्मी के दिन में भी खिड़कियां बंद रखते थे कि कहीं हवा का झोंका ना आ जाए। उन्हें स्थानीय भाषा नहीं आती थी। अगर नौकर कुछ रखना भूल जाता तो वह घंटी बजाकर उसकी ओर इशारा करते और फिर बस उसे घूरते रहते और बुदबुदाते। ये सब पहले ही हो जाना चाहिए था। धीरे धीरे बच्चों के मन में भेदभाव की समझ आने लगी। उन्हें बताया गया कि भारतीय होने के कारण वे छात्रवृत्ति परीक्षाओं में नहीं बैठ सकते, जबकि एंग्लो इंडियन बच्चे वॉलंटियर कोर में शामिल होकर राइफल उठा सकते थे। स्कूल में भारतीय और अंग्रेज बच्चों के बीच झगड़े होते, जो बॉक्सिंग के मुकाबले में समाप्त होते और सहानुभूति जातीय रेखाओं के साथ जुड़ जाती थी। 7 सालों तक इस स्कूल में रहने के बाद सुभाष को अपने वातावरण में एक तरह की असंगति का एहसास होने लगा। जनवरी 1909 में जब उन्होंने स्कूल को अलविदा कहा, तो उनके मन में कोई पश्चाताप नहीं था। वे अब एक भारतीय स्कूल में जाना चाहते थे, और ऐसा ही हुआ। जनवरी 1909 में सुभाष ने कटक के रेवेंशा कॉलेजिएट स्कूल में प्रवेश लिया। यहाँ अचानक उनमें एक परिवर्तन आया। यूरोपीय और एंग्लो इंडियन बच्चों के बीच उनके माता पिता की हैसियत का कोई मूल्य नहीं था, लेकिन अपने लोगों के बीच यह अलग था। उनकी अंग्रेजी का ज्ञान सामान्य स्तर से ऊपर था, इसलिए सहपाठियों और शिक्षकों दोनों ने उन्हें विशेष महत्व दिया। उनमें आत्मविश्वास का संचार हुआ। लेकिन एक समस्या थी, बंगला भाषा। उन्होंने पहले मुश्किल से एक शब्द भी नहीं पढ़ा था। पहले दिन उन्हें गाय पे निबंध लिखना था
और शिक्षक ने उनकी रचना पूरी कक्षा के सामने पढ़ी, जिस पर सब हंसे। वो बहुत शर्मिंदा हुए, लेकिन उन्होंने दृढ़ संकल्प किया और धीरे धीरे उस विषय में भी अच्छे अंक लाने लगे। उनके नए स्कूल में बंगाली और उड़िया दोनों ही थे, और उनमें सौहार्द था। सुभाष के पिता का दृष्टिकोण व्यापक था। उन्होंने कभी उड़िया लोगों के बारे में कोई तिरस्कारपूर्ण टिप्पणी नहीं सुनी थी। उनके प्रधानाध्यापक बाबू बेनी माधव दास ने सुभाष के मन पर गहरी छाप छोड़ी। बेनी माधव एक आदर्शवादी थे, केशव चंद्र सेन के अनुयायी। उन्होंने सुभाष में नैतिक मूल्यों की एक अस्पष्ट धारणा जगाई। उन्होंने उन्हें सिखाया कि इंसान की कीमत उसके पद या रैंक से नहीं, बल्कि उसके स्वर्ण के समान मूल्य से होती है। जब बेनी माधव का स्थानांतरण हुआ तो सुभाष पहली बार किसी के जुदाई पर रोए थे। उन्होंने उनसे पत्र व्यवहार जारी रखा और उन्हीं के मार्गदर्शन में प्रकृति पूजा करना सीखा। किसी नदी किनारे, पहाड़ी पर या सूर्यास्त के बीच एकांत मैदान में बैठकर चिंतन करना। इसी दौरान सुभाष के मानसिक जीवन में एक तूफानी दौर शुरू हुआ। वे अत्यधिक अंतर्मुखी थे और कुछ मामलों में अकाल प्रौढ़। उनके भीतर दोहरा संघर्ष चल रहा था। एक तरफ सांसारिक जीवन का आकर्षण और दूसरी तरफ उनका उच्च स्व जो उसके खिलाफ बगावत कर रहा था। दूसरा, यौन चेतना का विकास, जिसे वे अप्राकृतिक और अनैतिक मानते थे और जिसे दबाने या पार करने का प्रयास कर रहे थे। प्रकृति पूजा उन्हें एक हद तक मदद दे रही थी, लेकिन उन्हें एक केंद्रीय सिद्धांत की आवश्यकता थी। एक दिन उन्होंने संयोग से स्वामी विवेकानंद की रचनाएं पढ़ीं। वह रोमांचित हो उठे। उन्होंने कहा, अपने मोक्ष के लिए और विश्व के हित के लिए यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। विवेकानंद ने उनमें एक क्रांति ला दी। वह 15 वर्ष के थे जब विवेकानंद उनके जीवन में आए। फिर वे रामकृष्ण परमहंस की ओर मुड़े। रामकृष्ण का उपदेश था काम और कंचन का त्याग। यौन वृत्ति का पूर्ण दमन ही आध्यात्मिक जीवन की कसौटी थी। सुभाष ने अपने चारों ओर मित्रों का एक समूह बना लिया जो रामकृष्ण और विवेकानंद में रुचि रखते थे। वे लंबी सैर और भ्रमण पर जाते और केवल इसी विषय पर बातें करते। सुभाष के माता पिता चिंतित हो गए। वह आज्ञाकारी बालक नहीं रहा जो माता पिता को दुखी नहीं करना चाहता था। उसने नए संस्कृत श्लोक याद किए जो विद्रोह सिखाते थे। वह अब योग की विभिन्न क्रियाओं में लग गए, ध्यान, प्राणायाम, हठ योग। वे आधी रात को अंधेरे में योग मुद्रा में बैठते थे और एक बार नौकरानी उनसे टकरा गई थी। उन्होंने आत्मसंयम के लिए कई प्रयोग किए। शाकाहारी भोजन, जल्दी उठना, शरीर को गर्मी सर्दी के लिए कठोर बनाना। वे एक गुरु की खोज में निकले। उन्हें एक साधु मिले जिसने उन्हें अपने माता पिता को सुबह सुबह प्रणाम करने का निर्देश दिया। सुभाष के लिए यह कष्टदायक था क्योंकि वो पहले से ही आज्ञा मानने के विचार को तिलांजलि दे चुके थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। हालांकि कुछ हफ्तों बाद उन्होंने यह प्रथा छोड़ दी क्योंकि उन्हें कोई लाभ नहीं दिखा। फिर उन्होंने समझा कि सामाजिक सेवा आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। भिखारियों, फकीरों और साधुओं के प्रति बहुत उदार हो गए। 16 वर्ष की आयु से पहले ही उन्होंने एक गांव में पुनर्निर्माण का काम शुरू कर दिया। वे वहां जाकर स्कूल में पढ़ाते थे, लेकिन जब वे दूसरे गांव गए तो ग्रामीण उनसे दूर भागे क्योंकि उनके क्षेत्र में अच्छे कपड़े पहने लोग केवल कर वसूलने वाले या दुश्मन के रूप में ही आए थे। सुभाष राजनीतिक रूप से अभी परिपक्व नहीं हुए थे। ओडिशा राजनीतिक दृष्टि से पिछड़ा प्रांत था। उन्होंने 1908 के बम कांड के बारे में सुना था और प्रधानाध्यापिका ने बम फेंकने की निंदा की थी। उनके घर में राजनीति वर्जित थी। वे अक्सर अखबारों से क्रांतिकारियों के चित्र काटकर अपने अध्ययन कक्ष में लगा देते थे, लेकिन एक पुलिस अधिकारी रिश्तेदार ने उनकी शिकायत कर दी और उनके पिता ने वे चित्र हटवा दिए। दिसंबर 1911 में किंग जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक पर निबंध प्रतियोगिता में उन्होंने भाग लिया, लेकिन पुरस्कार नहीं जीता। छुट्टियों में जब राजा कलकत्ता आए तो वे उत्साहित होकर लौटे। पहली राजनीतिक प्रेरणा उन्हें 1912 में एक छात्र से मिली जो बेनी माधव दास के माध्यम से उनसे मिला। उस समूह का आदर्श था आध्यात्मिक उत्थान और राष्ट्रीय सेवा। इस संपर्क ने सुभाष को बहुत प्रभावित किया। स्कूल के अंतिम दिनों में उनका धार्मिक आवेग और बढ़ गया। वे बार बार मित्रों के साथ मिलते, भ्रमण पर जाते। उनके माता पिता के गुरु ने भी उनकी धार्मिक रुचि जगाई। बचपन में उन्होंने नौकरों से भूतों की कहानियां सुनी थीं, जिसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा था। विवेकानंद ने उन्हें अंधविश्वासों से मुक्त करने में मदद की। सुभाष को सपनों से भी परेशानी थी, सांप, बाघ, बंदर के सपने। बाद में योग के प्रयोगों से उन्होंने उन सपनों से स्थायी रूप से छुटकारा पा लिया। उनका बचपन का वातावरण काफी हद तक उदार था। उनका मोहल्ला मुस्लिम बहुल था, पड़ोसी मुस्लिम थे। वे मुहर्रम के त्योहारों में भाग लेते थे। स्कूल में मुस्लिम शिक्षक और सहपाठी थे और संबंध बिल्कुल सौहार्दपूर्ण थे। उन्हें याद नहीं कि उन्होंने कभी मुसलमानों को अपने से भिन्न समझा हो, सिवाय इसके कि वे मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं। बालिग होते होते सुभाष दूसरों को विचित्र, सनकी और जिद्दी लगने लगे थे। उनके शिक्षक निराश थे कि वो पढ़ाई छोड़कर भस्म लगाए साधुओं के पीछे भाग रहे हैं। उनके माता पिता ने सोचा कि शायद कलकत्ता का यथार्थवादी वातावरण उन्हें बदल देगा। मार्च 1913 में सुभाष ने मैट्रिक की परीक्षा दी और पूरे विश्वविद्यालय में दूसरे स्थान पर रहे। उनके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए
और उन्हें कलकत्ता भेज दिया गया। लेकिन कलकत्ता ने उनके लिए क्या रखा था, ये उनके परिवार को नहीं पता था। कटक में संघ की स्कूली लड़कों का एक छोटा समूह था, लेकिन कलकत्ता में उन्हें ऐसे लोगों की भीड़ मिली। वो जल्द ही अपने माता पिता के लिए निराशा बन गए। वो पहले भी कलकत्ता आ चुके थे, लेकिन इस बार वे यहाँ बसने आए थे। वे कुछ निश्चित विचारों और सिद्धांतों के साथ आए थे। वे रटे रटाए रास्ते पर नहीं चलेंगे, आध्यात्मिक कल्याण और मानवता के उत्थान के लिए जिएंगे, दर्शन शास्त्र का गहन अध्ययन करेंगे और रामकृष्ण विवेकानंद का अनुकरण करेंगे। वे सांसारिक करियर में नहीं जाना चाहते थे। ये निर्णय महीनों और वर्षों के डगमगाने के बाद आए थे। उनके भीतर दो मोर्चों पर लड़ाई थी, निचला स्व और पारिवारिक प्रभाव। अगर वह नहीं टूटे तो ये शुद्ध भाग्य या किसी उच्चतर नियति के कारण था। इस संघर्ष ने उनमें आत्मविश्वास पैदा किया। वह कहते हैं कि माता पिता को भावुक और संवेदनशील बच्चों के साथ सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें रास्ता नहीं मोड़ना चाहिए, क्योंकि दबाए जाने पर वे और अधिक विद्रोही हो जाते हैं। प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिले से पहले 3 महीने की छुट्टियां थीं। सुभाष ने उस समूह से संपर्क बनाया जिसका एक दूत पिछले वर्ष कटक आया था। कॉलेज के पहले दिन रोचक थे। वह 16 वर्ष के थे, लेकिन अचानक उन्हें लगा कि वे वयस्क हो गए हैं। हिंदू स्कूल और हरे स्कूल के कलकत्ता के छात्र कुछ घमंडी थे, लेकिन जल्द ही सुभाष ने उनका सामना कर लिया। उन्होंने अपने जैसे विचारों वाले मित्र बनाए, एक समूह बनाया जो शुद्धतावादी बाहरी आवरण रखता था। उन दिनों प्रेसिडेंसी कॉलेज में 4 प्रकार के समूह थे: राजाओं और अमीरों के बेटे किताबी कीड़े, रामकृष्ण विवेकानंद के आध्यात्मिक वारिस और एक गुप्त क्रांतिकारी समूह। प्रेसिडेंसी कॉलेज सरकारी संस्थान था, लेकिन छात्र आमतौर पर वफादार नहीं थे। एडन हिंदू हॉस्टल को विद्रोह का अड्डा माना जाता था और पुलिस अक्सर उसकी तलाशी लेती थी। सुभाष का समूह मेडिकल कॉलेज के 2 छात्रों के नेतृत्व में था। वे रामकृष्ण विवेकानंद के अनुयायी थे, लेकिन सामाजिक सेवा पर जोर देते थे, विशेष रूप से शैक्षिक पुनर्निर्माण के रूप में। उन्हें नियो विवेकानंद समूह कहा जा सकता था, जो धर्म और राष्ट्रवाद का संश्लेषण चाहते थे। ये समूह नए विचारों के लिए प्यासा था, नए सदस्यों की भर्ती करता था, प्रमुख हस्तियों से संपर्क बनाता था। वे बनारस या हरिद्वार जैसे पवित्र शहरों की यात्रा करते थे, ऐतिहासिक स्थानों पर जाकर इतिहास का अध्ययन करते थे। सुभाष एक बार मुर्शिदाबाद के आसपास 7 दिन की यात्रा पर गए, किताब हाथ में लेकर, और उन्होंने बंगाल के पिछले इतिहास में अंतर्दृष्टि प्राप्त की, जो घर पर महीनों पढ़ने से नहीं मिलती। समूह का विचार था कि परिवार से अलग होना अनिवार्य है। अधिकांश सप्ताहांत घर से दूर बिताए जाते थे। सुभाष के लिए घर का कोई आकर्षण नहीं रह गया था। ये द्वैतवाद दुख का स्रोत था। राजनीतिक रूप से समूह आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ था, लेकिन उन दिनों बंगाल के छात्रों के लिए क्रांतिकारी आंदोलन का एक अजीब आकर्षण था। एक बार पुलिस ने एक क्रांतिकारी संगठन के पत्रों को रोका, जिसमें सुभाष के समूह के नेता को खत्म करने का प्रस्ताव था, क्योंकि वह उनके सदस्यों को अहिंसा के मार्ग पर ले जा रहा था। इन पत्रों से पुलिस को समूह की वास्तविक प्रकृति का पता चला और उनकी गिरफ्तारी टल गई। 1913 की सर्दियों में सुभाष के समूह ने संतीपुर में एक शिविर लगाया, जहां वे संतरे के वस्त्र पहने भिक्षुओं की तरह रहे। पुलिस ने उन पर छापा मारा, सबके नाम पते लिखे, लेकिन कोई गंभीर परेशानी नहीं हुई। स्नातक स्तर पर अरबिंदो घोष बंगाल में सबसे लोकप्रिय नेता थे, हालांकि वह 1909 से निर्वासन में थे। उन्होंने अपना आकर्षक करियर राजनीति के लिए कुर्बान कर दिया था। वह स्वतंत्रता के निडर वकील थे। उनके छोटे भाई बारिंद्र कुमार घोष आतंकवादी आंदोलन के अग्रदूत थे। आध्यात्मिकता और राजनीति के मिश्रण ने अरबिंदो को एक रहस्यमय आभा दे दी थी। अफवाह थी कि वह पांडिचेरी में 12 वर्षों के ध्यान के लिए गए हैं और उसके बाद वह एक प्रबुद्ध व्यक्ति के रूप में लौटेंगे। सुभाष को अरबिंदो के लेखन और पत्रों ने आकर्षित किया। अरबिंदो ने शंकर के मायावाद से मुक्ति दिलाने में मदद की। उन्होंने आत्मा और पदार्थ, ईश्वर और सृष्टि के बीच सामंजस्य स्थापित किया। सुभाष उस समूह के माध्यम से विभिन्न धार्मिक शिक्षकों से मिले और सामाजिक सेवा में हाथ बटाया। वह एक ऐसे समाज में शामिल हुए जो गरीबों को सहायता देता था। रविवार को वह छात्र स्वयंसेवक के रूप में घर घर जाकर चावल मांगते थे। पहली बार उन्हें शर्म का बहुत एहसास हुआ। कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की उपेक्षा करनी शुरू कर दी। अधिकांश व्याख्यान अरुचिकर थे। गणित के प्रोफेसर की नीरस आवाज उन्हें निराशा के कगार पर ले जाती थी। उन्होंने बहस, बाढ़ और अकाल राहत के लिए धन संग्रह, छात्रों का प्रतिनिधित्व, भ्रमण जैसी सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लिया। धीरे धीरे वे अंतर्मुखता से बाहर आ रहे थे। उनके घर के सामने एक वृद्ध जर्जर भिखारिन बैठती थी। उसके दुखी चेहरे और फटे कपड़ों ने उन्हें पीड़ा दी। उन्होंने ट्राम का किराया बचाकर उसे दान देना शुरू किया। अक्सर पैदल ही कॉलेज जाते थे। पहले वर्ष की छुट्टियों में जब वे कटक लौटे तो एक बार उनके माता पिता शहर से बाहर थे, तो उन्होंने हैजा से पीड़ित क्षेत्र में नर्सिंग अभियान में भाग लिया। उनके पास कोई डॉक्टर नहीं था, केवल एक होम्योपैथी की किताब और दवाओं का डिब्बा। उन्होंने गांव की दयनीय स्थिति देखी, गरीबी, अशिक्षा, लोग मक्खियों की तरह मर रहे थे। ग्रामीणों को आश्चर्य हुआ कि ये सुशिक्षित लोग उनकी सेवा करने क्यों आए हैं। वे समझ ही नहीं पाए। इसके बाद सुभाष में साधु शिकार का क्रेज और बढ़ गया।
कलकत्ता से लगभग 60 मील दूर एक नदी के किनारे एक युवा तपस्वी रहता था, जो कभी छत के नीचे आश्रय नहीं लेता था। उसका आदर्श था आकाश, छत, घास बिस्तर और जो मिले वही भोजन। सुभाष उससे बहुत प्रभावित हुए। 1914 की गर्मियों की छुट्टियों में उन्होंने चुपके से एक मित्र के साथ तीर्थयात्रा छोड़ दी। उन्होंने एक सहपाठी से पैसे उधार लिए और एक पोस्टकार्ड लिखकर घर सूचना दी। उन्होंने ऊपरी भारत के प्रसिद्ध तीर्थस्थलों का दौरा किया। लक्ष्मण झूला, ऋषिकेश, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन, बनारस, गया। हरिद्वार के एक भोजनालय में उन्हें भोजन करने से मना कर दिया गया, क्योंकि बंगाली मछली खाते हैं, इसलिए वे ईसाइयों की तरह अपवित्र हैं। बुद्धगया में एक मठ में उनसे पूछा गया कि क्या वे अलग बैठना चाहेंगे, क्योंकि सबकी जाति अलग थी। मथुरा में एक पंडा ने उन्हें आर्य समाजियों से सावधान रहने को कहा, क्योंकि वे मूर्ति पूजा की निंदा करते हैं। वृंदावन के पास कुसुम सरोवर में वैष्णव साधु रहते थे, जहां हिरण और मोर विचरण करते थे। सुभाष ने वहां कई दिन बिताए, लेकिन इस 2 महीने की यात्रा ने उन्हें समझा दिया कि तपस्वियों और साधुओं में कमियां भी हैं। वह बुद्धिमान होकर घर लौटे। प्रेसिडेंसी कॉलेज में दूसरे चरण में सुभाष का राजनीतिक विकास कुछ संयोगों से हुआ। उनकी मुलाकात क्रांतिकारियों से हुई, लेकिन वह उनकी ओर आकर्षित नहीं हुए, क्योंकि उनका मानना था कि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के माध्यम से ही मुक्ति मिलेगी। 2 चीज़ों ने उन्हें राजनीतिक रूप से विकसित किया: कलकत्ता में अंग्रेजों का व्यवहार और प्रथम विश्व युद्ध। ट्राम में अंग्रेज जानबूझकर भारतीयों के प्रति अभद्रता करते थे, अपने पैर सीटों पर रख देते थे, जिससे उनके जूते भारतीयों के शरीर को छूते। सुभाष संवेदनशील थे और बचपन से अलग व्यवहार के आदी थे, इसलिए उनके बीच अक्सर तीखी बहस होती थी। सड़कों पर अंग्रेज भारतीयों से रास्ता छोड़ने की उम्मीद करते थे, और यदि नहीं करते तो उन्हें धक्का देकर हटा दिया जाता था या कान के बादल जाते थे। गोल्डन हाईलैंडर्स सबसे बदनाम थे। रेलवे में भारतीय यात्रियों को उचित सुरक्षा नहीं मिलती थी। ये अनुभव सुभाष की राजनीतिक चेतना जगाने के लिए पर्याप्त थे, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के झटके ने उनकी मानसिकता को एक निश्चित दिशा दी। जुलाई 1914 में वह योगियों और साधुओं से कुछ हद तक मोहभंग हो चुके थे। उन्होंने अपने सभी विचारों का पुनः परीक्षण किया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यदि भारत को एक आधुनिक सभ्य राष्ट्र बनना है, तो उसे सैन्य समस्या का सामना करना होगा। राजनीतिक स्वतंत्रता अविभाज्य है, और इसका अर्थ विदेशी नियंत्रण और संरक्षण से पूर्ण स्वतंत्रता है। युद्ध ने दिखाया था कि जिस राष्ट्र के पास सैन्य शक्ति नहीं है, वह अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने की आशा नहीं कर सकता। 1915 के इंटरमीडिएट परीक्षा में वे प्रथम श्रेणी में तो आए, लेकिन नीचे थे। उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि स्नातक परीक्षा में अच्छा करेंगे। उन्होंने दर्शन शास्त्र में ऑनर्स लिया, लेकिन पश्चिमी दर्शन ने उन्हें बौद्धिक अनुशासन और आलोचनात्मक मानसिकता दी, ज्ञान नहीं। इसने उनके मन को पूर्वाग्रहों से मुक्त किया। उन्होंने लंबे समय से जिस वेदांत को सत्य माना था, उस पर प्रश्न उठाने लगे। जनवरी 1916 में एक घटना घटी। प्रोफेसरों ने कुछ छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया। सुभाष अपनी कक्षा के प्रतिनिधि थे। उन्होंने प्रिंसिपल से मामला उठाया। प्रिंसिपल ने कहा कि प्रोफेसरों ने छात्रों को केवल बांह से पकड़ा है, जो अपमान नहीं है। छात्रों ने हड़ताल कर दी। प्रिंसिपल ने सभी अनुपस्थित छात्रों पर जुर्माना लगाया। लगभग 1 महीने बाद प्रोफेसरों ने फिर से एक छात्र के साथ दुर्व्यवहार किया। इस बार छात्रों ने कानून अपने हाथ में ले लिया और प्रोफेसरों को बुरी तरह पीटा। सुभाष स्वयं इसके गवाह थे, और वे स्पष्ट करते हैं कि हमला पीछे से नहीं, बल्कि सामने से किया गया था। सरकार ने कॉलेज बंद करने का आदेश दिया। प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया गया, लेकिन निलंबन से पहले प्रिंसिपल ने सुभाष को बुलाकर कहा, बोस, तुम कॉलेज के सबसे परेशान करने वाले व्यक्ति हो, मैं तुम्हें निलंबित करता हूँ। सुभाष ने थैंक यू कहा और घर चले गए। उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज से निकाल दिया गया। विश्वविद्यालय ने दूसरे कॉलेज में पढ़ने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। सर आशुतोष मुखर्जी की अध्यक्षता वाली समिति ने सुभाष से पूछा कि क्या वो प्रोफेसर ओ पर हमले को उचित मानते हैं। सुभाष ने उत्तर दिया कि हमला उचित नहीं था, लेकिन छात्रों ने बड़े उकसावे में काम किया था। उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में अंग्रेजों के कुर्मों की सूची पेश की। रिपोर्ट में सुभाष का नाम अकेले उल्लेखित था। उनकी किस्मत बंद हो गई। कलकत्ता का राजनीतिक वातावरण बिगड़ता जा रहा था। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हो रही थीं। सुभाष के बड़े भाइयों ने उन्हें कटक भेजने का फैसला किया। ट्रेन में लेटे हुए सुभाष ने घटनाओं की समीक्षा की। उनका शैक्षिक करियर समाप्त हो गया था, भविष्य अंधकारमय था, लेकिन उन्हें कोई पछतावा नहीं था। उन्हें संतोष था कि उन्होंने सही काम किया, अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए खड़े हुए और एक महान कारण के लिए खुद को बलिदान कर दिया। उन्होंने सोचा, आखिर त्याग के बिना जीवन क्या है। उन्हें ही पता था कि प्रिंसिपल ने उन्हें निकालकर उनका भविष्य बना दिया था। उन्होंने एक मिसाल कायम की, साहस और संयम के साथ संकट का सामना किया, आत्मविश्वास और पहल विकसित की। उन्होंने नेतृत्व का पूर्वाभास प्राप्त किया, चाहे बहुत सीमित क्षेत्र में ही सही। मार्च 1916 के अंत में सुभाष निकाले गए छात्र के रूप में कटक लौटे। सौभाग्य से इस उपाधि के साथ कोई कलंक नहीं जुड़ा था। छात्रों द्वारा उन्हें सहानुभूति और सम्मान के साथ देखा गया। उनके पिता ने कभी एक प्रश्न नहीं पूछा। उनके परिवार ने उनका साथ दिया।
लेकिन उनके समूह ने उनके कार्यों का अनुमोदन नहीं किया। वे चाहते थे कि वह सत्ता के साथ सीधे संघर्ष से बचे। सुभाष ने उन्हें सूचित भी नहीं किया जब उन्होंने कलकत्ता छोड़ने का फैसला किया। उनके संबंध ठंडे पड़ने लगे थे। अब क्या करें? उनका निष्कासन अनिश्चितकालीन था। उनके पिता उन्हें विदेश पढ़ने भेजने के खिलाफ थे, जब तक कि विश्वविद्यालय से उनका दाग नहीं हट जाता। सुभाष ने सामाजिक सेवा में जुनून के साथ समय बिताया। हैजा और चेचक की महामारियां आम थीं। वह स्वयंसेवी नर्सिंग करने वाले एक समूह में शामिल हो गए। वे सिविल अस्पताल के हैजा वार्ड में ड्यूटी करते थे, जहां कोई प्रशिक्षित नर्स नहीं थी, केवल अशिक्षित सफाई कर्मचारी थे। सुभाष ने संक्रमण से बचाव के लिए कोई परवाह नहीं की। वो गंदे कपड़ों को छूते थे, लेकिन हैजा के रोगियों से उन्हें कोई घृणा नहीं थी। हालांकि चेचक के उन्नत चरण में उन्हें बहुत मानसिक बल लगाना पड़ता था। जो लोग मर जाते थे, उनका शव ले जाकर अंतिम संस्कार करना भी उनका काम होता था। नर्सिंग के अलावा उन्होंने युवा संगठन बनाने का प्रयास किया। उन्होंने एक संतल छात्र माझी के साथ छुआछूत की समस्या का सामना किया। एक नौकर ने माझी को निकालने की कोशिश की, लेकिन छात्रों ने उसकी बात नहीं मानी। जब माझी टाइफाइड से बीमार पड़ा, तो सुभाष ने विशेष देखभाल से उसकी सेवा की और उनकी मां भी इसमें शामिल हुई। सुभाष ने इस समय अपने ऊपर आत्मविश्लेषण का प्रयोग किया। उन्होंने पाया कि मन की कमजोरियां केवल तब तक फलती फूलती हैं जब तक उनका पता नहीं चलता। एक बार पता चलने पर वे भाग जाती हैं। उन्होंने परेशान करने वाले सपनों से छुटकारा पाने के लिए एक विधि विकसित की। रात को सोने से पहले वह खुद को जहरीले सांपों से भरे कमरे में चित्रित करते और दोहराते, मुझे डसने का डर नहीं है, मुझे मौत का डर नहीं है। कुछ दिनों में सांप के सपने आने बंद हो गए। घर की तलाशी और गिरफ्तारी के सपनों से भी उन्होंने इसी तरह निजात पाई। सबसे कठिन सपने यौन संबंधी थे, लेकिन उन्होंने उनसे भी आंशिक राहत पाई। 1 वर्ष के बाद सुभाष कलकत्ता लौटे, विश्वविद्यालय से अनुमति प्राप्त करने का प्रयास करने के लिए। चाबी सर आशुतोष मुखर्जी के पास थी। इंतजार करते हुए उन्होंने 49वीं बंगाली रेजिमेंट में भर्ती अभियान में शामिल होने का प्रयास किया। उन्होंने स्वयं को भर्ती के लिए पेश किया। उनकी दृष्टि कमजोर थी और एक मेजर कुक ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया। बाद में उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से संपर्क किया, जहां डॉक्टर उर्कहार्ट प्रिंसिपल थे। उन्होंने सुभाष को प्रवेश देने का वादा किया, बशर्ते प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्रिंसिपल को कोई आपत्ति न हो। सुभाष के बड़े भाई शरद चंद्र बोस ने यह काम किया। सुभाष ने फिर से पढ़ाई शुरू की। उन्होंने इंडिया डिफेंस फोर्स की यूनिवर्सिटी यूनिट में भर्ती होने का प्रयास किया और इस बार सफल रहे। उनका प्रशिक्षण कलकत्ता मैदान में शुरू हुआ। 2 महीने बाद वे वर्दी में आ गए, तंबू लगाए राइफलों के साथ ड्रिल करने लगे। उनका 4 महीने का कैंप जीवन था। उन्होंने बेलघरिया में राइफल रेंज पर अभ्यास किया। सुभाष को यह सब बहुत अच्छा लग रहा था। अब वो उन साधुओं के पैरों में बैठकर ईश्वर के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के बजाय अपने कंधे पर राइफल लेकर एक ब्रिटिश सेना अधिकारी के आदेश ले रहे थे। एक सैनिक के रूप में उनके कुछ अधिकार थे, जो एक भारतीय होने के नाते नहीं थे। फोर्ट विलियम में प्रवेश का अधिकार, जो अन्यथा वर्जित था। पहली बार जब वे अपनी राइफल लेने के लिए फोर्ट विलियम में मार्च करके गए, तो उन्हें एक अजीब सी संतुष्टि का अनुभव हुआ, जैसे वे किसी ऐसी चीज पर कब्जा कर रहे थे जिसका उन्हें जन्मसिद्ध अधिकार था, लेकिन जिससे उन्हें अन्यायपूर्वक वंचित रखा गया था। 1919 में बीए परीक्षा में उन्होंने प्रथम श्रेणी ऑनर्स तो प्राप्त किया, लेकिन दूसरे स्थान पर रहे। उन्होंने प्रायोगिक मनोविज्ञान में एमए करने का फैसला किया, लेकिन उनकी मंजिल कुछ और थी। एक शाम जब उनके पिता कलकत्ता में थे, उन्होंने अचानक सुभाष को बुलाया और पूछा कि क्या वो भारतीय सिविल सेवा आईसीएस की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाना चाहेंगे। सुभाष को 24 घंटे का समय दिया गया। उन्होंने सहमति जता दी। उनका मनोविज्ञान की शोध का सपना टूट गया। उन्होंने सोचा, वह आईसीएस की परीक्षा इतने कम समय में पास कर सकते हैं, ये संभव नहीं है, लेकिन यदि हो जाता है तो बाद में सोचा जाएगा। उनका पासपोर्ट 6 दिनों में बन गया। ये एक चमत्कार था, क्योंकि बंगाल में पुलिस की दृष्टि से उनके पूर्व वृत्तांत बिल्कुल निर्दोष नहीं थे। उनके समूह ने उनके इंग्लैंड जाने के प्रस्ताव पर ठंडा पानी फेंक दिया, क्योंकि एक सदस्य वहां विवाह करके बस गया था। लेकिन सुभाष अडिग थे। उन्होंने प्रांतीय सलाहकार से मुलाकात की, जिसने उन्हें मना करने की पूरी कोशिश की, ये कहते हुए कि ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज के शीर्ष छात्रों के खिलाफ उनकी कोई संभावना नहीं है। सुभाष ने केवल इतना कहा, मेरे पिता चाहते हैं कि मैं 10,000 रुपये बर्बाद कर दूं। 15 सितंबर 1919 को वह इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड पहले ही हो चुका था, लेकिन पंजाब में मार्शल लॉ और सेंसरशिप के कारण इसकी खबरें बाहर नहीं आई थी। सुभाष जहाज पर चढ़े, जिसका नाम सिटी ऑफ कलकत्ता था, जो धीमी गति से चलने वाला जहाज था। उसे सुएज में कोयले की कमी के कारण देरी हुई और वह 87 दिनों में टिलबरी पहुंचा। लंदन पहुंचने पर उन्होंने क्रोमवेल रोड में भारतीय छात्रों के सलाहकार के कार्यालय में संपर्क किया, लेकिन वहां से कोई मदद नहीं मिली।
फिर वे सीधे कैम्ब्रिज गए। वहां फिट्जविलियम हॉल के सेंसर में रेड्डावे ने बहुत दया और सहानुभूति दिखाई और उन्हें तुरंत प्रवेश दे दिया। उन्होंने कोल स्ट्राइक और सैन्य सेवा का बहाना बनाकर विश्वविद्यालय से उसी टर्म में प्रवेश दिला दिया ताकि सुभाष जून 1921 तक डिग्री प्राप्त कर सकें। सुभाष ने मानसिक और नैतिक विज्ञान ट्राइपोस के लिए और सिविल सेवा परीक्षा के लिए भारी संख्या में व्याख्यानों में भाग लिया। उनके विषय थे अंग्रेजी रचना, संस्कृत, दर्शन, अंग्रेजी कानून, राजनीति विज्ञान, आधुनिक यूरोपीय इतिहास, अंग्रेजी इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल। भूगोल के लिए उन्हें सर्वेक्षण और मानचित्रण भी करना था। कैम्ब्रिज युद्ध के बाद रूढ़िवादी था, शांतिवादी, समाजवादी, अंतरात्मा के आपत्तिकर्ता आसानी से सार्वजनिक सभा को संबोधित नहीं कर सकते थे क्योंकि स्नातक सभा तोड़ देते थे और वक्ता पर आटे के बोरे फेंकते थे या नदी में डुबकी लगवाते थे। लेकिन सुभाष को यहाँ के छात्रों को दी गई स्वतंत्रता और सम्मान ने बहुत प्रभावित किया। कलकत्ता में हर छात्र एक संभावित क्रांतिकारी और संदिग्ध था, लेकिन यहाँ प्रोफेसरों को ही छात्रों द्वारा रैग किए जाने का जोखिम था। पुलिस भी अद्भुत संयम बरतती थी। यूनियन सोसाइटी की बहसों में सांसद और कभी कभी मंत्रिमंडल के सदस्य पूर्ण समानता की भावना से भाग लेते थे और उनकी आलोचना की जाती थी। सुभाष ने होरेशियो बॉटमली, ह्यू डाल्टन, सर ओसवाल्ड मोस्ले, सर जॉन साइमन मिकलेंस को सुना। मोस्ले ने भारत पर एक बहस में भाग लिया, डायर और ओडायर की नीति की घोर निंदा की और कहा कि 1919 की अमृतसर की घटनाएं नस्लीय घृणा की अभिव्यक्ति थीं। सुभाष को कैम्ब्रिज में यह भी अनुभव हुआ कि अंग्रेजों में निष्पक्षता की भावना कहाँ तक है। एक भारतीय छात्र सुंदरदास टेनिस चैंपियन था, लेकिन उसे कप्तान बनने से रोकने के लिए एक पुराने ब्लू को वापस बुलाया गया। इसी तरह जब सुभाष और अन्य भारतीय छात्र यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर में भर्ती होना चाहते थे तो उन्हें बताया गया कि इंडिया ऑफिस या वॉर ऑफिस को आपत्ति है। लॉर्ड लिटन ने उन्हें बताया कि वॉर ऑफिस को डर है कि यदि भारतीय छात्र ओटीसी में योग्यता प्राप्त करके ब्रिटिश सेना में कमीशन मांगेंगे तो कठिनाई होगी। सुभाष ने आश्वासन दिया कि वे कमीशन नहीं मांगेंगे, लेकिन अनुमति नहीं मिली। सुभाष का मानना था कि भारतीय छात्रों को स्नातक होने के बाद ही विदेश जाना चाहिए ताकि वे अपने प्रवास का अधिकतम लाभ उठा सकें। उन्होंने इंग्लिश पब्लिक स्कूलों के उत्पादों को देखा था और उनके बारे में उच्च राय नहीं रखते थे। शिक्षा निचले स्तरों पर राष्ट्रीय होनी चाहिए, उसकी जड़ें मिट्टी में होनी चाहिए। जुलाई 1920 की शुरुआत में लंदन में सिविल सेवा की प्रतियोगी परीक्षा शुरू हुई। ये 1 महीने तक चली। सुभाष ने कड़ी मेहनत की थी, लेकिन उनकी तैयारी उम्मीद से कम थी। संस्कृत के पेपर में अंग्रेजी से संस्कृत अनुवाद उन्होंने पहले मसौदा तैयार किया, लेकिन घंटी बजने पर उन्होंने केवल एक भाग उत्तर पुस्तिका में स्थानांतरित किया था। उन्होंने घर सूचित किया कि उन्होंने अच्छा नहीं किया, लेकिन एक रात लंदन में उन्हें एक मित्र का तार मिला, बधाई हो, मॉर्निंग पोस्ट देखें। उन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया था। अब एक नई समस्या थी, इस नौकरी के साथ क्या करें? क्या वो अपने सभी सपनों और आकांक्षाओं को छोड़कर एक आरामदायक जीवन में बस जाएं? उन्होंने कई लोगों को ऐसा करते देखा था। कॉलेज के दिनों में रामकृष्ण विवेकानंद को अपनी जीप पर रखने वाले एक युवक ने बाद में एक अमीर परिवार में विवाह किया और अब सुरक्षित रूप से आईसीएस में था। सुभाष ने जीवन में जल्दी ही फैसला कर लिया था कि वह रटे रटाए रास्ते पर नहीं चलेंगे। अब उन्हें यह तय करना था कि क्या त्याग करना है। इस निर्णय में उन्हें 7 महीने लग गए। इस दौरान उन्होंने अपने भाई शरद के साथ पत्र व्यवहार किया। 22 सितंबर 1920 को उन्होंने लिखा, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं आईसीएस में शामिल होने की संभावना पर प्रसन्न हूं। एक अच्छी नियमित आय, जीवन में एक अच्छी पेंशन, ये सब मुझे मिलेगा। शायद मैं कमिश्नर बन सकता हूं यदि मैं खुद को पर्याप्त चापलूस बनाने को झुक जाऊं, लेकिन क्या सेवा ही मेरे जीवन का सब कुछ होगी? सिविल सेवा सभी प्रकार के सांसारिक सुख ला सकती है, लेकिन क्या ये अधिग्रहण मेरी आत्मा की कीमत पर नहीं किए गए हैं? मुझे लगता है कि उच्चतम आदर्शों को सेवा की शर्तों के अधीन रहना कपट है। 26 जनवरी 1921 को उन्होंने लिखा, मैं अब चौराहे पर हूं और कोई समझौता संभव नहीं है। मुझे या तो इस सड़ी हुई सेवा को छोड़ देना चाहिए और पूरे मन से देश के कारण के लिए खुद को समर्पित कर देना चाहिए, या अपने सभी आदर्शों और आकांक्षाओं को अलविदा कहकर सेवा में प्रवेश करना चाहिए। 16 फरवरी 1921 को उन्होंने लिखा, यदि चितरंजन दास अपनी उम्र में सब कुछ छोड़ सकते हैं तो मैं जैसा युवक निश्चित रूप से ऐसा करने में सक्षम है। त्याग का जीवन, सादा जीवन और उच्च विचार, देश के कारण में पूर्ण समर्पण, ये सब मेरी कल्पना और झुकाव के लिए अत्यंत आकर्षक है। अरबिंदो घोष का मार्ग मुझे रमेश दत्त के मार्ग से अधिक उदात्त, अधिक प्रेरणादायक, अधिक निस्वार्थ लगता है, भले ही अधिक कंटकित हो। 6 अप्रैल 1921 को उन्होंने लिखा, प्रश्न केवल यह नहीं है कि क्या मेरा जीवन नए शासन के तहत सहनीय होगा। मुख्य प्रश्न सिद्धांत का है। क्या हमें वर्तमान परिस्थितियों में एक विदेशी नौकरशाही के प्रति निष्ठा स्वीकार करनी चाहिए और एक कटोरी दाल के लिए अपनी आत्मा बेच देनी चाहिए? जिस दिन मैं समझौते पर हस्ताक्षर करूंगा
उस दिन मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति नहीं रहूंगा। मेरा मानना है कि हमें 10 वर्षों के भीतर स्वराज मिल जाएगा, और निश्चित रूप से पहले यदि हम कीमत चुकाने को तैयार हों। कीमत में त्याग और कष्ट शामिल है। हमें अपने हाथ ब्रिटिश सरकार से किसी भी संबंध से धो लेने चाहिए। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, चाहे वह एक तुच्छ चपरासी हो या प्रांतीय गवर्नर, भारत में ब्रिटिश सरकार की स्थिरता में योगदान करता है। एक सरकार को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका उससे अलग हो जाना है। 22 अप्रैल 1921 को सुभाष चंद्र बोस ने अपना इस्तीफा भेज दिया। इंडिया ऑफिस में हड़कंप मच गया। सर विलियम ड्यूक ने उनके बड़े भाई के माध्यम से उन्हें इस्तीफा वापस लेने की सलाह दी। कैम्ब्रिज के व्याख्याताओं और सिविल सर्विस बोर्ड के सचिव ने भी उनसे पुनर्विचार करने का अनुरोध किया, लेकिन सुभाष अडिग रहे। उनका कहना था कि उन्होंने परिपक्व विचार विमर्श के बाद कार्य किया है। पासा पलट चुका था। सुभाष चंद्र बोस ने फूलों भरे रास्ते को ठुकराकर कांटों का रास्ता चुना था। आत्मकथा यहीं अधूरी रुक जाती है, लेकिन हम जानते हैं कि आगे क्या हुआ। एक युवा तीर्थयात्री जिसने अपने जीवन का लक्ष्य अपनी मातृभूमि की सेवा करना बना लिया था, आगे चलकर नेताजी बना और भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक अमर नायक बन गया। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।